यस, वेलकम एवरीवन। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं पंकज गाबा। आज हम हिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान फॉर्मेशन। हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान की शुरुआत जो बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पीछे क्या बेसिस है, क्या कैसे वो सारा जो पाकिस्तान थ्योरी आई और टू नेशन थ्योरी आई और एंड में हम डिवाइड हो गए दो कंट्रीज़ में, वो कैसे शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं सर सैयद अहमद खान, जो कि बहुत बड़े एक मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। ही वॉज फाउंडर ऑफ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज ऑल्सो, अलीगढ़ स्कूल ऑल्सो, जो बाद में कॉलेज में कन्वर्ट हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में भी उसको अपग्रेड किया गया। ये मानते थे कि मुस्लिम बहुत बैकवर्ड हैं इंडिया में, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। ये फर्स्ट मुस्लिम जज भी थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ है तो उसके बाद इन्होंने एज ए सोशल रिफॉर्मर काम करना शुरू कर दिया। जब ये जज एज ए जज रिटायर हुए तो इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लॉयलिस्ट पॉलिसी, यानी इन्होंने एक तरह से ब्रिटिशर्स के प्रति एक लॉयल्टी दिखाई थी, उस तरफ ये मोल्ड हो गए थे। और वैसे ये एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट भी माने जाते हैं और बहुत सारे इनके प्रयास हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पहली बीज जिसको बोलते हैं वो यहीं पे डिवाइड एंड रूल का ब्रिटिशर्स ने बो दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम कम्युनिटी को अपना लॉयल कर लिया और एक तरह से ये कन्विंस कर दिया बाद में हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा अगर हम आपको आज़ाद करते हैं। ये एक यहाँ से एक वो उनका जो डिवाइड रूल का जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। और दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ी बात है कि सर सैयद अहमद खान ने काम किया था एज ए रिफॉर्मर, एज ए एजुकेशनिस्ट। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि 1857 के विरोध के बाद, 1857 के 1857 के विद्रोह के बाद बहुत हद तक ब्रिटिशर्स ने एक तरह से ब्लेम किया था कि इसके लिए मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्होंने विद्रोह किया है, रिवोल्ट किया है और ये इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र इस रिवोल्ट के जो मुग़ल एम्परर थे लास्ट, उनको इसका लीडर घोषित किया गया था। और बहुत सारे सूबेदार वक्त खान जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया मेरठ से, वो भी एक मुस्लिम थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ये मानते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी इसके लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ब्रिटिशर्स को फिर अपनी इमेज सुधारने के लिए ये कन्विंस करते रहे कि इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, उल्टा हिंदू कम्युनिटी ज़िम्मेदार है। तो ऐसा कुछ यहाँ था। लेकिन इससे थोड़ा आगे चलते हैं। पाकिस्तान को एक्चुअली जो बेस है, जहाँ से हम कहते हैं कि क्लियर कट हम कहते हैं कि बीज वो है और वो बीज बड़ा भी हो गया, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन से इंडिया में एक नई लहर भी चली थी, स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन साथ ही साथ ये पाकिस्तान बनने का एक बेस भी माना जाता है। इसने इंडिया में एक्सट्रीमिज़म को जन्म दिया था, यानी एक गर्म ख्याली एक कांग्रेस के अंदर एक विंग पैदा हो गया था, उसको जन्म दिया था, एक स्पार्क लगा दी थी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बंगाल, एक ये बंगाल है सो कॉल्ड, जो आजकल हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, उस समय उड़ीसा इसका पास्ट पार्ट था। और ये ईस्ट बंगाल है जो आजकल सो कॉल्ड बांग्लादेश है, जिसको हम बोलते हैं, असम भी, इसके कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थी, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जहाँ पे वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लॉर्ड कर्जन जब वाइसराय बने, उन्होंने ईस्ट बंगाल जो एरिया है, ये जो नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर में, इसको, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, इसको ईस्ट बंगाल का दर्जा दे दिया। और इधर वाला जो पार्ट है रेड वाला, इसको वेस्ट बंगाल बना दिया। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी थी और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। इस तरह से बंगाल का विभाजन किया गया। ये एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था ये। और इसका रीज़न तो ये बताया गया कि स्टेट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से ये किया जा रहा है। पर एक्चुअली इसके पीछे जो हिडन कॉज था
वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना और बंगाली नेशनलिज्म को तोड़ना, जो अपनी चरम सीमा पे अपने पीक पे था उस समय। तो ये लॉर्ड कर्जन, जो कर्जन थे इंग्लिश वाइसराय उस समय, उन्होंने ये मोटिव, इस मोटिव से इसको प्लान किया था कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी अलग हो जाए और हिंदू मेजॉरिटी अलग हो जाए और ये नेशनलिज्म को हमारे तोड़ पाएँ। तो जो बंगाली नेशनलिज्म है वो उसको तोड़ना चाहते, वो हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करना चाहते थे, और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि इसके बाद आप जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सफल हो गई और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग 1906 में बन रही है इस विभाजन के बाद। ये पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को हो रहा है और 1 दिसंबर 1906 को ढाका में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसमें वो सफल हो गया था। हालांकि बंगाली विभाजन के टाइम पे इंडिया में एक स्वदेशी मूवमेंट चली बंगाल में, जो अपने अपने आप में उस समय की बहुत बड़ी सफल मूवमेंट भी थी, बहुत बड़ी मूवमेंट थी, लेकिन डिवाइड क्रिएट हो गई थी इस पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन से। उसके बाद हम चलते हैं 1909 में, जब इंडियन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक इंट्रोड्यूस किए गए, और इसमें हमें कुछ प्रोविज़न्स दी गई। ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 के एक्ट को बोलते हैं। इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट कर लिया, या एक तरह से ओपन कर दिया डिवाइड रूल पॉलिसी को। उन्होंने क्लियर कट फेवर किया इसमें एक तरह से मुस्लिम समुदाय को, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा कर दी। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी बात मानी जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं? इसका मतलब है जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मान लो पंजाब में थी, बंगाल में थी, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थी, जहाँ जहाँ पे भी थी, वहाँ पे इलेक्शन जब होंगे तो वहाँ पे एक मुस्लिम लीडर ही खड़ा होगा और मुसलमान ही उनको वोट करेंगे। तो मुस्लिम हैज़ टू वोट एंड मुस्लिम लीडर हैज़ टू रिप्रेजेंट देम। ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन्होंने चला दिया। फाइन। और एक शिमला डेपुटेशन हुई थी 1906 में। उस डेपुटेशन में बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो मिले थे उस समय के गवर्नर या वाइसरॉय मिंटो टू से। ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक बार शिमला डेपुटेशन हुई है 1906 में, तो वहाँ पे 35 मुस्लिम मेंबर्स का ग्रुप मिंटो टू से मिला था, और इसके लीडर सर आगा खान थे, जो बाद में मुस्लिम लीग के लाइफ प्रेसिडेंट भी बने हैं। मिंटो टू से मिले 1 अक्टूबर 1906 को। शिमला क्योंकि एक समर कैपिटल थी उन दिनों, तो वाइसरॉय वहाँ पे थे। इस पूरे ड्राफ्ट को, जो इसको द डेपुटेशन बोलते हैं, शिमला डेपुटेशन, इसको लिखा था सैयद अली बिलग्रिमी। और इसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी रखी थी मिल के गवर्नर के आगे। जैसे कि एक डिमांड है कि मुस्लिम शुड बी गिवन द राइट टू वोट अंडर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं, यानी हमारा ही, या हमारी मेजॉरिटी है वहाँ पे हमारा ही एक लीडर खड़ा होगा रिप्रेजेंटेटिव, उसी को करने के लिए उस मेजॉरिटी के लोग ही वोट करेंगे, बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वहाँ वोट नहीं कर सकते हैं। तो मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जो उस समय की हमारी पार्लियामेंट है सो कॉल्ड, जिसको हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, बाद में CLA भी बोलते रहे हैं, जो आज हमारी लोकसभा बन सकी है, अब ये मान सकते हैं। इसमें हमें रिजर्वेशन दिया जाए अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन, और शुरू से ही एक 1/3 नॉमिनेशन भी मांगते रहे बाद में, और पहले पॉपुलेशन के बेस में मांगते रहे। दूसरा, इलेक्टोरल सिस्टम हो और हमें नॉमिनेट ना किया जाए, इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। और जितने भी गेस्टेड और नॉन गेस्टेड जो कैडर्स हैं, पोस्ट हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उसमें हमारा मुसलमानों को भी एक ड्यू शेयर फिक्स करना चाहिए, एक तरह से रिजर्वेशन होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस हैं या चीफ जो बाकी कोर्ट्स हैं, उनमें भी मुस्लिम जज को एक रेशो में फ़िक्स करना चाहिए। और सीनेट है जो यूनिवर्सिटी की, या सिंडिकेट या यूनिवर्सिटी की सीनेट्स हैं, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी को सीट्स जो हैं उसको रिज़र्व होनी चाहिए उनके लिए। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक फाइनेंशियल हेल्प दी जाए। और हालांकि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रही थी, तो और ग्रांट मांगी जा रही थी।
इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसको आजकल हम कह सकते हैं कि आजकल की कैबिनेट की तरह है, उस काउंसिल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ उनको उनके जो मेंबर है वो अपॉइंट उसमें किए जाएं। तो ये जो शिमला डेपुटेशन थी, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की गई थी। इसका क्या नतीजा निकला, इसका रिज़ल्ट कि सबसे पहला नतीजा तो इसका सीधा डायरेक्ट आ गया कि मुस्लिम लीग नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। ये जो कि 1 दिसंबर 1906 में नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जिसके आगा खान लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बन गए। इस शिमला डेपुटेशन से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक यूनिटी पैदा हुई, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट या डिवाइड पैदा होना शुरू हो गई संवैधानिक एक पद्धर पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे। हिंदूज़ के ऊपर डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया मुस्लिम कम्युनिटी में, और मुस्लिम लीग मैंने बताया जैसे बन गई। बाद में जो बिलग्रमी मैंने नाम पढ़ा है, सैयद अली बिलग्रमी, इनको 1909 के एक्ट में इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो इंडिया काउंसिल थी लंदन में, उसका भी मेंबर बनाया गया था। आगा खान मुस्लिम लीग के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बने थे। तो ये 1906 में शिमला डेपुटेशन ने पाकिस्तान का ग्राउंड तैयार कर दिया था एक तरह से, और मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी बन गई। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जो मुस्लिम लीडर थे वो कांग्रेस से धीरे धीरे शिफ्ट हुए और मुस्लिम लीग में आ गए। ये इमीडिएट, इसका मैं मानता हूँ कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इन्होंने किया उसका इमीडिएट आउटकम है ये। तो सेपरेट इलेक्टेड मैंने आपको समझा दिया है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है, वहाँ वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर इलेक्शन में खड़े होंगे और वही उनको वोट करेंगे। ये एक तरह से एक इंडिया में सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म की जो शुरुआत हुई इंडियन पॉलिटी में वो यहीं से शुरू होती है, और ऐसा होना शुरू हो गया। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी मुस्लिम जो थी वो मांग ली गई 1909 के एक्ट में, और तब से इंडिया में एक तरह से डिवाइड रूल पॉलिसी ऑफिशियली अनाउंस भी हो गई और लोग इस तरफ मोड़ दिए गए। एक तरह से इसको हम इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं, लीगलाइज कम्युनलिज्म आ गया। और लॉर्ड मिंटो टू, जो मिंटो टू वाइसरॉय है, उसको हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स बोलते हैं, या मैं कहूँ फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर 1909 का एक्ट हमने पढ़ लिया। 1909 में सेपरेट आ गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेस बने पाकिस्तान का, और उसके बाद एक अलग तरह की पॉलिटिक्स इंडिया में शुरू हो गई। उसके बाद एक सेशन होता है 1916 में, ये जॉइंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। अब मुस्लिम लीग दो पार्टियां मैं बता दूँ आपको, एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसको हम साफ़ी ग्रुप बोलते हैं, जिसके प्रेसिडेंट आगा खान भी माने जाए गए, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट थे। एक है इंडियन मुस्लिम लीग जो जिन्ना ग्रुप बोलते हैं, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना इसको लीड कर रहे थे। तो 1916 में लखनऊ में एक सेशन होता है कांग्रेस का। इस सेशन की बड़ी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है और बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में सबसे बड़ी बात है कि एक ही सेशन था जो आईएनसी और मुस्लिम लीग का इकट्ठा जॉइंट सेशन था। यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर तक कि चलो हम आगे जाके इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। सेशन में कांग्रेस के दो विंग थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, ज्वाइन कर गए थे। 1907 में सूरत सेशन में एक्सट्रीमिज़म जब बंगाल विभाजन के बाद आया तो एक विंग पैदा हो गया कांग्रेस के अंदर, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, गर्म ख्याली, और एक नरम ख्याली यानी मॉडरेट्स। तो 1907 में ये अलग हो गए थे, इनकी विचारधारा अलग हो गई थी, तो पार्टी दो हिस्सों में बट गई थी। लेकिन 1916 में ये इस सेशन में दोनों फिर इकट्ठे हो गए। और इसकी खास बात है कि ये मुस्लिम लीग जो जिन्ना ग्रुप वाली मुस्लिम लीग है, इंडियन मुस्लिम लीग, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है, उसका एक जॉइंट सेशन था, ओनली जॉइंट सेशन जो 1916 में हुआ लखनऊ में। इस सेशन में महात्मा गांधी जब अफ्रीका से नए नए आए थे तो यहाँ पे स्पेशल इनवाइटी थे, गेस्ट थे वो यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पे एड्रेस। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग और आईएनसी की आपसी अंडरस्टैंडिंग बनती है, और एक लखनऊ पैक्ट बाद में साइन होता है 1916 में, क्योंकि लखनऊ में जॉइंट सेशन में ये सब डिस्कस हुआ और वहाँ पे दोनों पार्टी के एग्रीमेंट पे पहुँची कि वो दोनों मिल के काम करेंगी। और इस जॉइंट सेशन में उन्होंने एक लखनऊ पैक्ट साइन कर लिया जो 1916 में 1916 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय कांग्रेस के मेंबर तो थे ही, साथ साथ लीग भी उन्होंने बना ली थी, वो दोनों की तरफ थे, तो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की। बड़े कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में थे, काफ़ी देर तक मुस्लिम लीग बनने के बाद तक भी रहे, लेकिन बाद में डिवाइड बढ़ गई तो दोनों पार्टीज़ अलग अलग हो गई। 1916 में
ऐसा कुछ नहीं था। और पहले पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में है, एक नेशनलिस्ट हैं, और उस समय वो मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो उनका जो रवैया था वो कम्युनल हो गया और वो पाकिस्तान फॉर्मेशन की ओर चल पड़े। टू नेशन थ्योरी जो उन्होंने हमें बाद में दी, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले बड़ी ही लिबरल अप्रोच से दोनों चल रहे हैं, दोनों पार्टियाँ। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो एक इंडिया, या जो इंडिया के लोग इंडियंस हैं उनके लिए एक लिबरल अप्रोच लेके आए और हमारी डिमांड जो पूरी जाए। दोनों पार्टियों ने मिलकर डिमांड्स रखी। और इसके अलावा इस लखनऊ पैक्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कुछ मुस्लिम डिमांड्स रखी थी कि मुसलमानों के लिए हमें कुछ फेवर चाहिए, वो भी उन्होंने यहाँ पे रखे थे। क्योंकि एक बहुत ही ख़राब बड़ा अनपॉपुलर पार्टीशन हो सकता था, बंगाल का हो चुका था। तो जिन्ना ने लीग को एक तरह से और पॉपुलर करने के लिए अपनी डिमांड्स वहाँ पे रखती थी, और इन दोनों में यूनिटी हो गई। और सरोजिनी नायडू ने रोल प्ले किया था। जिन्ना और कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उनसे मिलके कांग्रेस और लीग को साथ लाने के लिए क्लोज़र लेके आए, एक रिकॉन्सिलिएशन, एक संधि करवा दी। वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने इसमें रोल प्ले किया, और बाद में उनको टाइटल भी जिन्ना ने दिया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी सरोजिनी नायडू को, जब ये मीटिंग हुई थी और ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट की खास बात यह है कि इससे दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, ये कह सकते हैं कि एक यूनिटी, एक कॉर्डी रिलेशंस की तरफ बढ़े थे, पैदा हुई थी। और एक दूसरी बात थी कि इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी इसमें इकट्ठे हो गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे, उन दोनों 6 साल की जेल काट के आए थे, उनको जेल हो गई थी, मंडाले में उनको भेजा गया था। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट है। अब जब लखनऊ पैक्ट के बाद हम आगे अगला, हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो अभी वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान फॉर्मेशन में जिनका कोई रोल रहा है। तो एक नैरो रिपोर्ट आई थी 1998 में, इसको कई बार हम दिल्ली मैनिफेस्टो बोलते हैं। और इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि साइमन कमीशन एक बैठा था इंडिया में। साइमन कमीशन 1927 में, इसका बैकग्राउंड जानते हैं नैरो रिपोर्ट का। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिठाया गया था ताकि इंडिया में कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सकें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो सकें। यहाँ पे हमारा कुछ संविधान बन सके या कुछ रूल्स हमारे लिए बन सकें, नियम बन सकें, उसके लिए कोई एक्ट पास कर सकें। इसको हम कई बार ऑल वाइट कमीशन बोलते हैं। इसमें 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन या हेड जो थे वो जॉन साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। तो ये 1928 में इंडिया में 2 बार आया था, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में। तो एक बार ये कलकत्ता, बंगाल और पंजाब में गया था, और एक बार ये बॉम्बे और साउथ इंडिया में गया था। ये कमीशन इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक सॉल्व करने के लिए एक संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आने के लिए पास भेजा गया था। और यहाँ पे कांग्रेस समेत कई इंडियन पार्टी ने इसका विरोध किया था, और ये इस विरोध इसलिए था कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो कांग्रेस का या बाकी स्टेट्स का मानना था कि इसमें इंडियन मेंबर डाला जाए। लेकिन उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो लंदन में बैठते थे इंडिया के, वो थे ब्रिकन-हेड, जो इंडिया को देखते थे वहाँ बैठ के लंदन में। तो ब्रिकन-हेड ने मना कर दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें इंडियन मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बिठाया और इसकी रिपोर्ट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगी, इसलिए इसमें इंडियन मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे किसी कारण से कांग्रेस के चेयरमैन थे जो अंसारी, उनके साथ इनकी कुछ बहस हो गई थी। तो ब्रिकन-हेड ने चैलेंज कर दिया था इंडियन लीडरशिप को कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इंडिया में कभी भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट हो सकता, बन ही नहीं सकता, क्योंकि और ना ही इंडियंस कैपेबल हैं इसको बनाने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, कल्चर अलग है, खान पान, भाषा का जो डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे यूनिटी, कभी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूनिटी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन ना तो कोई बना सकता है, ना ही किसी में कैपेसिटी है, और अगर बन भी गया तो वो चल नहीं पाएगा, वो काम नहीं करेगा। इस चैलेंज को फिर एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट एम अंसारी ने, जो समय थे, कि हम आपको बना के दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए जब ये साइमन कमीशन एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में देखते हैं। जब साइमन कमीशन चला गया उसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने की लीडरशिप ने एक ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई,
उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एम अंसारी, और इस पार्टी ने डिसाइड इसमें 29 पोलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो 29 बड़ी पार्टीज़ थी, जैसे कि मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन फेडरेशन थी, अकाली दल पंजाब से था, या और भी कई पार्टीज़, इन्होंने सबने ये मीटिंग अटेंड की थी और कॉन्फ्रेंस में पहुँचे। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बैठा दी जिसको सब कमेटी बोलते हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी ताकि हम अंग्रेज़ों को जो चैलेंज दिया पूरा कर सकें, उनको दिखा दें कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है संविधान बनाने की। नाउ मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के चेयरमैन बन गए, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे और वो एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी थे, तो उनको बनाया गया। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू जो अपनी यंग एज में उस समय कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, तो इस कमेटी के हेड मोतीलाल नेहरू बन गए, और जवाहरलाल नेहरू को इसका सेक्रेटरी बनाया गया जो उनके बेटे थे। उसके अलावा बहुत सारे इसमें मेंबर डाले गए, हर पार्टी के एक दो मेंबर लिए गए, ताकि ये कमेटी में हर पार्टी को, हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जैसे तेज बहादुर सप्रू थे, ये इंडियन फेडरेशन एक पार्टी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अली इमाम और कुरैशी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सरदार मंगल सिंह अकाली दल की तरफ से मेंबर थे। एम.एस. अने सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की तरफ से थे। कुरैशी मैंने बता ही दिया। जी.आर. प्रधान थे जो लेबर विंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे और भी बहुत सारे मेंबर थे। तो इस कमेटी ने फिर कुछ महीने काम किया और अल्टीमेटली बड़ी हार्डवर्क के साथ एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर दिया। हम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। समटाइम इट इज़ कॉल्ड नेहरू कमेटी रिपोर्ट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली मैनिफेस्टो। और लखनऊ के सेशन में जो दोबारा 1928 का लखनऊ सेशन हुआ, उसमें फिर ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी और इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया, जब सबको दे दिया गया, और वहाँ पे टेम्पररी ये पास भी हो गई। तो ये पहला मेजर अटैम्प्ट है नेहरू रिपोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया और एक प्रयास किया हमारे सामने रखा। ये नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। तो नेहरू रिपोर्ट का प्राइमरी मोटिव था, इस रिपोर्ट में क्या था मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या रखा था कि इंडिया में संविधान जो होगा उसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक डोमिनियन स्टेटस कंट्री होगा, यानी इसमें स्वराज होगा। तो हमारी बड़ी पुरानी मांग थी डोमिनियन स्टेटस की, स्वराज की। और स्वराज का मतलब है कि हम आज़ादी तो हम लेंगे लेकिन पूरी नहीं होती इसमें आज़ादी। ऊपर ऊपर लीडरशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहेगी, गवर्नर उनका रहेगा, बाकी सारी जो पावर है वो इंडियंस के हाथ में होगी। जैसे उस समय ऑस्ट्रेलिया के पास थी, कनाडा या न्यूजीलैंड के पास थी, वहाँ पे भी डोमिनियन स्टेटस था। तो हमने उसी तर्ज पर कि जैसे आपने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को डोमिनियन स्टेटस दिया है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोलते हैं इनको, तो उन दोनों वैसा ही हमें भी दिया जाए। नंबर 2, इंडिया शुड बी सेकुलर कंट्री, इंडिया सेकुलर कंट्री होगा। तो इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स हमें दिए गए थे, इक्वल राइट्स सबको दिए गए थे, मैन वुमेन को। सेकुलर कंट्री था, स्टेट जो होती है उसके एक सीएम और उसके मिनिस्टर्स होंगे, एक गवर्नर होगा, प्रेसिडेंट होगा, सारी जो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जो आज ऑलमोस्ट आज का जो प्रोसेस है वो उसमें था। एक पार्लियामेंट होगी बाई कैमरल, जिसके 2 हाउसेज होंगे, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। रेस्टोरी पावर सेंटर के पास रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट बनेगी इंडिया में। तो ये सारे प्रपोजल उसमें थे। लेकिन जब ये रिपोर्ट बनी, इनिशली तो एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो लिखे हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन थी। और इसमें किसी तरह की कोई सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें नहीं रखे गए थे। और भी बहुत सारी प्रोविजंस आपके नीचे आपको नज़र आ रही बोर्ड पे, स्क्रीन पे। तो 19 फंडामेंटल राइट्स से इसमें इक्वल राइट्स से कुछ स्टेट कर लिया नहीं है, तो ये हमने बात कर ही ली है। अब क्या होता है कि जब ये रिपोर्ट ड्राफ्ट सबमिट हो गया तो कलकत्ता में एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की गई। इसको कलकत्ता कन्वेंशन बोलते हैं कि अगर किसी को कोई एतराज़ अपना वो दर्ज करा सकता है। तो कलकत्ता में एक कन्वेंशन हुई जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 3 प्रपोजल रखे मीटिंग कॉन्फ्रेंस के सामने कि मेरे 3 सुझाव हैं, ये मान लीजिए अमेंड कर दीजिए तो मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी तक सारे एक्सेप्ट कर चुके थे और जिन्ना उठे इस कन्वेंशन में, उन्होंने अपने 3 फेमस जिसको प्रपोजल बोलते हैं वहाँ पढ़े। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। वो जब डाइस पे आए उन्होंने कहा कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे आजकल लोकसभा है वैसे ही CLA, कि हमें 1/3 रिजर्वेशन दीजिए
CLA में। नंबर 2 पंजाब और बंगाल, जहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वहाँ पे हमें आप हमारी पॉपुलेशन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। और रेसिडुअल पावर जो हैं वो सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए, वो स्टेट के पास होनी चाहिए। तो रेसिडुअल पावर थोड़ी स्ट्रांग मानी जाती हैं। आपको पता होगा 3 तरह की पावर्स होती हैं, 4 तरह की, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, ये पावर्स कह सकते हैं आप इसको। यूनियन पावर्स होती हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंकरेंट जो दोनों के होते हैं, और रेसिडुअरी का मतलब होता है कि जो इस तीनों में नहीं है, जो बच गए वो रेसिडुअरी है। जो भी नए मैटर कोई खड़े हो गए जो डिफाइंड नहीं है उसको रेसिडुअरी बोलते हैं। तो ये नेहरू रिपोर्ट ने ये सेंटर के पास रखी थी, जिनना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास हो ताकि स्टेट्स थोड़ी स्ट्रांग हो सके और स्टेट्स को फ़ायदा मिल सके। ये उनकी डिमांड मानी तो नहीं गई। बाद में ये डिमांड्स बाद में उन्होंने जब इससे अलग हो गए थे, उन्होंने 14 पॉइंट का एजेंडा तैयार किया, तो ये तीनों डिमांड्स वहाँ पे रखी गई थी। जब ये डिमांड वो पढ़ रहे थे तो एक लीडर बैठे थे, MR जयकर, जो पहले कांग्रेस के लीडर थे, बाद में वो अलग पार्टी एक और उन्होंने बना ली थी, उसके लीडर स्वराज पार्टी में लीडर भी रहे हैं। तो MR जयकर बार बार उनको इंटरप्ट कर रहे थे कि आप ये डिमांड्स जस्टिफाइड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हु आर यू टू रिप्रेजेंट मुस्लिम्स इन कंट्री, देयर आर अदर मुस्लिम्स इन अदर पार्टीज ऑल्सो, वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या और भी लीडर थे। तो उनको इंटरप्ट कर रहे थे। जिन्ना को गुस्सा आया, जिन्ना ने वो मीटिंग बीच में छोड़ी, कलकत्ता कन्वेंशन जो चल रही थी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आज से हमारे रास्ते अलग, आपके अलग, और उन्हें वो मीटिंग बीच में छोड़ के चले गए। उसके बाद वो थोड़े ऑब्स्टिनेट हो गए, वो फंडामेंटलिस्ट हो गए, वो थोड़े हार्ड कोर एजेंडे पे चल पड़े। उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी, फिर साफ़ी ग्रुप जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी जो इनसे अलग चल रही थी, तो उनका सेशन अटेंड किया उन्होंने दिल्ली में, और उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बनी। 14 पॉइंट एजेंडा साइन किया उन्होंने, अपने 14 पॉइंट्स रखे कि अगर हम इस पे काम करेंगे तो मैं आपके साथ मिल जाऊंगा। तो उन्होंने फ्यूचर एजेंडा लीग का सेट किया, जिसको हम 14 पॉइंट एजेंडा बोलते हैं। तो ये 14 पॉइंट जो एजेंडा था उसमें ऐसा क्या था, उसमें ये 14 पॉइंट्स में एक एक करके पढ़ूंगा, लिखे हुए हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनेगा वो फेडरल होगा, उसमें रेजिडरी पावर स्टेट्स के पास, प्रोविंसेस के पास होगी, प्रोविंसेस को, स्टेट को पूरी फ्रीडम, एक ऑटोनॉमी होगी, और कोई भी अमेंडमेंट बिना स्टेट से एग्रीमेंट किए नहीं संविधान में हो सकती। सारी लेजिस्लेचर्स यानी असेंबलीज़ या इलेक्टेड बॉडीज़ या पार्लियामेंट जो भी हैं, उसमें मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और जो उन्होंने पहले ही बताया था कि 1/3 सेंटर में और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे स्टेट्स में या कहीं और भी चाहिए, जो भी उनकी डिमांड थी। और जितनी भी सर्विसेज हैं या सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जुडिशल बेंचेस हैं, वहाँ पे भी उनको एक एडिक्वेट मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा CLA में, स्टेट असेंबलीज़ में, कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट्स में भी उनको 1/3 मिलना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, यानी यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम लीडर ही इलेक्शन में खड़ा होगा और वही उनको वोट करेंगे। कोई बिल लेजिस्लेचर में 3/4 यानी 3/4, 3 और 4 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कंसिडर कर दिया, उनके बिना पास नहीं होगा। यानी माइनॉरिटी का एक इंटरेस्ट जो है वो देखना पड़ेगा उसमें। और अल्टीमेटली ये एक हम कह सकते हैं कि ये सेकुलरिज्म ने तो नहीं नज़ारा पढ़ ही रहे हैं, ये कम्युनिटी को फेवर देने के लिए उस तरफ चल पड़े थे। और पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस जहाँ पे मेजॉरिटी थी, वहाँ पे जो जब हम स्टेट्स की बाउंड्री तय करेंगे तो इनकी जो प्रेजेंट बाउंड्रीज है उसको हम हिलाएंगे नहीं, वो वैसी ही रहेंगी। सिंध एक एरिया है जो बॉम्बे का पार्ट था, उसमें महाराष्ट्र बाद में हम बोलने लग पड़े। सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा। आज सिंध पाकिस्तान में है, क्योंकि सिंध एक मुस्लिम एरिया था और बॉम्बे और जो था महाराष्ट्र, उसमें नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे, प्रेसिडेंसी स्टेटस प्राप्त था उसमें, तो सिंध को अलग किया जाए। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने सिंध को बॉम्बे से अलग किया था। ये भी एक माना जाता है बहुत बड़ा पार्ट, जैसे बंगाल तोड़ा गया ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में, ऐसे बॉम्बे से सिंध अलग करना भी सेम वही चीज़ थी कि डिवाइड रूल पॉलिसी का पार्ट था ये। और बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स ये लेके आएंगे। सारी कम्युनिटीज़ को फुल रिलीजियस फ्रीडम होगी, वो अपने धर्म के आधार पे जो भी अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए या प्रोपेगेंडा या कुछ भी करने के लिए फ्री होंगे, सबका अपना अधिकार होगा। और प्रोटेक्शन होगा रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज राइट्स ऑफ मुस्लिम्स के, वो अपना इस तरह के राइट्स जो हैं लैंग्वेज को लेकर,
एजुकेशनल या कल्चरल या रिलीजियस राइट्स को खुद ये मेंटेन करेंगे। तो ये 14 पॉइंट एजेंडा उन्होंने सेट किया और उसके बाद फ्यूचर में इसी पे काम करने लग पड़े और दोनों पार्टीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का मर्जर हो गया, दोनों एक बन गई। ये 1929 में मार्च में हुआ है। अब इन्होंने आगे चलना शुरू कर दिया। तो जब 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। वहाँ इनको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चौधरी रहमत अली ख़ान एक स्टूडेंट मिले जो उसकी 16 या 18 साल की उम्र थी। उन्होंने इनके सामने पाकिस्तान नाम कॉइन करके रखा कि पाकिस्तान का नाम कैसे होगा, उन्होंने बनाया और पाकिस्तान टर्म कॉइन की। इन्होंने एक पेपर छापा था, एक पैम्फलेट पर्चा जिसको बोलते हैं नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, कि अगर अभी आपने पाकिस्तानी बनाया तो कभी नहीं बनाओगे, आपको जीना है या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना है। इस पैम्फलेट का नाम था। ये चौधरी रहमत अली खान की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, पिक्चर इमेज। इन्होंने वर्ड पाकिस्तान कॉइन किया था और जिन्ना को सौंपा था कि ये नाम होना चाहिए जब भी पाकिस्तान बने, पर जिन्ना और बाकी लीडर्स ने ये कह के इसको रिजेक्ट कर दिया था कि चाइल्ड प्लान है, इसको माना नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान वर्ड ही चुना और पाकिस्तान जो नेम आज आपको पता है कंट्री का रखा गया है। जो चौधरी रहमत अली खान ने नाम दिया था उसमें आई नहीं था, द ओरिजिनल वर्ड वॉज विदाउट आई, पाकिस्तान था, आई बाद में डाला गया ताकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो सके। तो पाकिस्तान में जोग्राफिकल कुछ एरियाज़ इसमें आते हैं नाम के अंदर, जैसे पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको अफ़गानिया बोलते थे, और बाद में आई डाल दिया। तो IS जो पाकिस्तान का IS है वो सिंध को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नाम कैसे बना, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हु कॉइंड द पाकिस्तान द वर्ड पाकिस्तान या टर्म पाकिस्तान, दैट इज़ चौधरी रहमत अली खान। 23 मार्च 1940 पहली बार ऑफिशियली मोहम्मद अली जिन्ना ने यानी मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक सेशन किया 23 मार्च 1940 को, और वहाँ पहली बार ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी रेजोल्यूशन या समटाइम पाकिस्तान रेजोल्यूशन। यहाँ से ऑफिशियली उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी पाकिस्तान की। इससे पहले ऑफिशियल डिमांड उन्होंने कभी नहीं की थी, कभी कंट्री को तोड़ने की ऐसे मांग नहीं की थी। लेकिन 1940 में डायरेक्ट पहली बार इस सेशन में टू नेशन थ्योरी उन्हें प्रपोजल रखा, हाँ कि हमें अलग कंट्री चाहिए, ब्रिटिशर्स जब भी हमें आज़ादी देंगे हमें अलग कंट्री के रूप में दें, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन उन्होंने पास कर दिया। आज पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। इसके बाद जब ये सब पॉलिटिक्स शुरू हो गई और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब थोड़ी सी कॉमनल पॉलिटिक्स बढ़ गई और हालात थोड़े से सेंसिटिव हो गए, उसके बाद जिन्ना को मनाने के लिए गांधी जी उनके पास गए। तो उनको हम बोलते हैं गांधी जिन्ना टॉक, जो 1944 में हुई। इट इज़ बिलीव्ड जिन्ना एंड गांधी जी मेट 5 टाइम्स, मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी मेट 5 टाइम्स। इसको हम गांधी जिन्ना टॉक बोलते हैं। गांधी ने काफ़ी मनाया कि आप कंट्री का टुकड़ा नहीं करो, इससे ये देश टूट सकता है, और यहाँ पे आपको जो चाहिए फ्रीडम, वो जो ऑटोनॉमी चाहिए हम दे देंगे। कई उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि इतने मिनिस्टर्स आपके बन जाएंगे, PM भी आप बन जाओ, कई वैसी बातें हुई। लेकिन जिन्ना टस से मस नहीं हुए, हिले भी नहीं। उनकी 5th मीटिंग हुई आखिरी, उसमें गांधी ने जिन्ना को बातचीत करने के, जिन्ना कहते जिन्ना वाज अनमूव्ड, हिले भी नहीं, वो वैसे ही खड़े रहे, बोले भी नहीं कुछ। और गांधी जी ने अकेले ही बात करके उनसे आगे और उनके गले में एक माला पहना के उनको शॉल दे के इनको कायदे आज़म का टाइटल दिया, दर्जा दिया। आज भी इनको कायदे आज़म बोलते हैं हम मोहम्मद जिन्ना को, यानी रिस्पेक्टेड मैन ऑफ द कंट्री, ये टाइटल दिया। लेकिन वो नहीं माने, और जब ये सब होप ख़त्म हो गई तो फिर एक CR फार्मूला आया जिसको हम C राजा गोपालाचारी फार्मूला बोलते हैं। राजा गोपालाचारी मद्रास के कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, मद्रास के पहले CM भी रहे हैं, और हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल भी बने थे एक बार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था कि ठीक है, हम मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की थी कि हम आपकी बात मान लेते हैं, आपको पाकिस्तान दे देंगे। इस प्लान को पूरी महात्मा गांधी की सपोर्ट भी थी, लेकिन आपकी बात हम तब मानेंगे अगर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगी अंग्रेज़ों से, डोमिनियन स्टेटस की अगर मिलता है तो हम आपकी बात से एग्री नहीं हैं। हम पाकिस्तान बनाने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप हमारे साथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करो, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट में बने, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों पार्टीज़ मिलकर चलाएंगी, फाइन। और जब पार्टीशन होगा, टू नेशन थ्योरी एप्लीकेबल होगी, तो जो पॉपुलेशन है उसको माइग्रेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, वो वॉलंटरी होगी। लोग अपनी मर्ज़ी से इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे। जैसे बाद में आपने देखा 47 में हम लोगों को फोर्स कर दिया गया, दंगे फसाद हो गए, लोग मर गए। ऐसा चीज़ों को बचाने के लिए इसमें ये भी था कि माइग्रेशन वॉलंटरी होगी, अपनी मर्ज़ी से होगी।
और एक कमीशन बैठेगा, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, कहते वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने की वेट करते हैं। उसके बाद एक कमीशन बैठेगा जो हमारे एरियाज़ की बाउंड्रीज़ को या एरियाज़ को डिमार्केट कर देगा कि कहाँ का मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, कहाँ का नॉन मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पे एक प्लेबिसाइट हो जाएगा, यानी लोगों से वोट करवा लेंगे कि कितने लोग पाकिस्तान के फेवर में हैं या नहीं है, जो कितने लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कौन सा एरिया कौन सा इंडिया में। तो जो जहाँ जहाँ प्लेबिसाइट होगा, जो पाकिस्तान के फेवर में जहाँ जहाँ प्लेबिसाइट होगा, वो एरिया उनको दे दिए जाएंगे। तो एक तरह से ये प्लान उस पर रखा गया। और जॉइंट 3 चीज़ों पे वो कहते हैं जॉइंट हमारा कंट्रोल रहेगा पार्टीशन होने के बाद भी, डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स पे। बाकी चीज़ों पे हम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये प्लान भी जिन्होंने ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका जो ड्रीम था वो पूरा पंजाब, पूरा बंगाल, कश्मीर, सिंध, जो सो कॉल्ड आज का पाकिस्तान है, वो सब उनके माइंड में चल रहा था। दूसरा, वो चाहते कि एक ईस्ट पाकिस्तान बने, एक वेस्ट पाकिस्तान, उसको जोड़ने के लिए मुझे 10 किलोमीटर विड्थ में एक लंबी पट्टी दी जाए ताकि हमारा आना जाना हो। जो हाईवे है, समझ लो कि कलकत्ता से जो अमृतसर तक का जो हाईवे है, लाहौर तक का, ये हमें दिया जाए। ऐसी जो कि प्रैक्टिकल नहीं था, पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन ये सब बातें तभी लागू होगी इस राजा प्लान, इसको राजा जी प्लान ही बोलते हैं, राजा जी प्लान की, अगर कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी। लेकिन ये भी फेल हो गया। और उसके बाद कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस पार्टी के जो डेप्यूटी लीडर थे लोकसभा में, भूला भाई देसाई, ये बहुत बड़े लॉयर भी रहे हैं, बैरिस्टर थे ये, और लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे, इनमें कहीं मीटिंग होती है और ये आपस में थोड़ी सी बातचीत करते हैं और एक कंक्रीट एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। लेकिन फेल हो जाता है। एक प्रपोजल होता है कि चलो ठीक है जी, चलो हम बातचीत करते हैं। तो इसमें उन्होंने बातचीत की कि कांग्रेस और लीग के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेंगी सेंटर में, उसमें हमारे इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी जितने लीग के होंगे उतने ही कांग्रेस पार्टी के होंगे या और पार्टी के होंगे। और 20% सीट्स बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। एक तरह से कह सकते हो कि मुसलमानों और हिंदुओं की बराबर मिनिस्ट्री होगी उसमें। और इसमें जिन्ना मान गए पहले, इसको हम दसई लियाकत अली टॉक या दसई लियाकत अली पैक्ट बोलते हैं। और इस पर कोई सेटलमेंट बाद में नहीं अचीव हो पाई। जिन्ना 1-2 दिन बाद इससे पीछे हट गए और ये बातचीत हुई और जल्दी ही फेल भी हो गई। उसके बाद वेवल प्लान आया। वेवल प्लान उस समय के वाइसरॉय वेवल ने प्रेजेंट किया था, जो नए नए आए थे इंडिया में। और एक कॉन्फ्रेंस इन्होंने कॉल की, इसको हम शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, 945 में, जून में। इसका एम था कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो गवर्नर की कैबिनेट है, उसमें एक उसके थ्रू एक नया काउंसिल बनाया जाए। और इन्होंने इसको मीटिंग में एक सबको बुलाया, पार्टीज़ को। 22 डेलीगेट्स बुलाए गए, ओनली 21 अटेंडेड। महात्मा गांधी एक जो उसमें थे, उन्होंने अटेंड नहीं की, ही डिडंट अटेंडेड। इसमें क्या था कि कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल को छोड़कर सारे ही मेंबर इंडियंस होंगे काउंसिल में। हिंदू मुस्लिम जो होंगे वो बराबर होंगे। जितने हिंदू उसमें काउंसिल मिनिस्टर लिए जाएंगे या मेंबर लिए जाएंगे, उतने मुस्लिम लिए जाएंगे। और एक एंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग काम करेगी। और उसमें हेल्प हो जाएगी इंडिया को प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में। गवर्नर जनरल के पास वेटो पावर रहेगी मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानने या ना मानने की। मिनिस्टर्स इंडियंस होंगे, अगर वो एडवाइस करेंगे गवर्नर जनरल को, अगर लगेगा कि मुझे ये नहीं माननी, वहाँ पे वो वेटो पावर यूज़ कर सकता है। और डिफरेंट पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव एक जॉइंट लिस्ट सबमिट करेंगे कि उनके कौन से मेंबर नॉमिनेट किए जाएं, वो मेंबर नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। अगर जॉइंट लिस्ट पॉसिबल नहीं है तो सेपरेट लिस्ट भी दे सकते हैं, अगर कई अलग अलग तरीके से, यानी हर पार्टी अपनी अपनी सेपरेट लिस्ट दे या सारी पार्टियां मिलकर जॉइंट लिस्ट हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद हम बनाना शुरू करेंगे, उस पर नेगोशिएशन शुरू होगी। लेकिन ये प्लान फेल हो गया, इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं बना। वेवल ने फिर ऑल इंडिया रेडियो पे इसकी जिम्मेदारी ली कि प्लान हैज़ फेल्ड, मीटिंग हैज़, कॉन्फ्रेंस हैज़ फेल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन, ये क्या कि उन्होंने। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन एक इंडिया में भेजा गया था 946 में, जो 15 मार्च 946 में लॉर्ड एटली, जो इंग्लैंड के पीएम वर्ल्ड वार 2 के बाद बने थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था कि भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की थी कि लोगों को अधिकार यहाँ पे दिए जाएं
और इंडिया में वो आया हमें फ्रीडम देने के लिए कह लो, हमारा संविधान बनाने के लिए आया। तो ये आइडियाज़ देके उनको हिस्टोरिक अनाउंसमेंट मानी जाती है। इसमें 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और इनको कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो ये तीनों ही कैबिनेट के मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, गवर्नमेंट के, और इसलिए इसका नाम भी कैबिनेट मिशन है। क्रिप्स मिशन पहले भी आ चुका था, स्टेफर्ड क्रिप्स पहले भी आ चुके थे, लेकिन तब वो अकेले मेंबर थे क्रिप्स मिशन में 42 में। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। इसको इसीलिए कैबिनेट मिशन बोलते हैं। इसके फीचर क्या था कि इन्होंने सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने कहा थी, इसने रिजेक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान का कोई आइडिया जो नहीं बनता, इंडिया का पार्टीशन नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इससे डिफेंस वीक हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ की अगर बनते हैं। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे और पॉपुलेशन का माइग्रेशन करना बहुत मुश्किल है, और अगर कर भी दिया तो इंडिया में कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और आज तक भी नहीं हुई हम जानते हैं, और इसलिए ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने आइडिया ऑफ जो पार्टीशन रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की, संविधान सभा की। इसी संविधान सभा ने बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया, और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को, जो आज हमारा रिपब्लिक डे माना जाता है। इन्होंने इसमें ये भी रखा कि जो स्टेट्स चाहती हैं, जो प्रोविंसेस चाहती हैं कि हमारे लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो वो अपने लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बनवा सकती हैं। उनके लिए अलग से असेंबली बनाई जाएगी, या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मॉडल पे चलना चाहती है तो वो भी चल सकती हैं, पुराने सिस्टम से भी चल सकती हैं, या वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकती हैं असेंबली को जो उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने एक प्रपोज़ किया कि इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, उसमें ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स और प्रिंसली राजे महाराजे जो हैं वो भी होंगे, और रियासतें जो हैं और ब्रिटिश इंडिया जो स्टेट्स हैं 13 वो भी होंगी इसमें, यूटीज मिला के। और यूनियन गवर्नमेंट के पास फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, डिफेंस, कम्युनिकेशन होंगी, और रेजिडरी पावर स्टेट के पास होगी। इसने स्टेट को रेजिडरी पावर दे दी। इस तरह से एक एंटरिम यानी एक एंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, यानी टेम्पररी गवर्नमेंट बनेगी। जब तक अंग्रेज़ या ब्रिटिश यहाँ से नहीं जाते तब तक एंटरिंग गवर्नमेंट ये काम करेगी, जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक ये काम करेगी। फिर बाद में कानून के अकॉर्डिंग इलेक्शन होंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो एंटरिम गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न दिया, संविधान बनाने की बात की, पाकिस्तान का फुल फ्लेज डिमांड जो पाकिस्तान बनाने की थी वो जिन्ना की रिजेक्ट कर दी, और अल्टीमेटली मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पहले इसको दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, और इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई। और इस इंटरिम गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, और पीएम भी नेहरू बने। प्रेसिडेंट वेवल थे गवर्नर, और सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, और लियाकत अली मुस्लिम लीग की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो इंटरिम गवर्नमेंट 3 महीने 90 डेज तक ये चली गवर्नमेंट। इलेक्शन हुए 46 में, और उसमें जो लोग जीते, जो असेंबली पहुँची, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 214 जनरल सीट जो थी उसमें से 205 जीत ली थी। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट्स, 8 सीट में से। इस तरह से एक इंटरिम गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू बन गई। लेकिन ये गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई। लियाकत अली खान का बहुत ही ओवर एटीट्यूड था, और वो इंटरफेयर कर रहे थे नेहरू गवर्नमेंट में। उनके कैबिनेट मीटिंग में कई बार नाराज़ हो जाते, या कभी वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या वाइस प्राइम मिनिस्टर हो, कहते हर चीज़ मुझसे पूछ के करो। तो इतना इंटरफेस बढ़ गया। वो ही वॉज ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, उनको फाइनेंस तक लिमिटेड रहना चाहिए था, और अल्टीमेटली वो इंटरफेस इतनी बढ़ गई तो उनको नेहरू को लगा या कांग्रेस पार्टी को लगा कि हम इनसे अंडरस्टैंडिंग बना के काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो वो ये गवर्नमेंट गिर गई, और दोनों ने बाद में कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, जो पहले एक्सेप्ट किया था। उस समय तक फिर माउंटबेटन इंडिया में आ चुके थे, एक नए गवर्नर जनरल वाइसराय। इन्होंने फिर इंडिया में एक प्लान बल्कान, जिसको बल्कान प्लान ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो पेश कर दिया। उनका कैबिनेट मिशन का प्लान तो चल नहीं रहा। हालांकि कैबिनेट मिशन की बनाई हुई असेंबली काम करती रही, वो बाद में भी काम करती रही। माउंटबेटन प्लान ने दिया बल्कान प्लान के इंडिया के कई टुकड़े कर दिए जाएँ, और उसने कहा कि जो हमने तो पावर जो राजे महाराजों से ली थी, हम रियासतों को पावर देंगे सेपरेट प्रोविंसेस को, और उनकी मर्ज़ी है वो आगे क्या करते हैं। एक तरह से उन्होंने
ये कह लो कि पंजाब बंगाल को ऑप्शन दे दी थी कि वो पार्टीशन के लिए वोट कर सकते हैं, और भी छोटी छोटी इकाइयों को, यूनिट्स को अलाउ कर दिया उसने इस प्लान में कि वो अलग से कंट्री बन सकते हैं। तो एक तरह से इंडिया के 10-15 टुकड़े करने का ये प्लान था, जिसको बल्कान प्लान बोलते हैं, बल्कनाइजेशन करने का प्लान था। और इस प्लान को काफ़ी नेहरू ने भी, महात्मा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने इवन बहुत इसका विरोध किया कि हम इसके अगेंस्ट हैं, और भी कई लोगों ने। तो ये प्लान अल्टीमेटली इसको वापस लेना पड़ा, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन को। तो इसमें मेन बात है कि हमने जो पैरामाउंसी ली है, हमने जो पावर ली है, वो राजे महाराजों से ली थी, रियासतों से ली थी। जब हम आए थे बंगाल से, पंजाब से, अवध से, हम उन्हीं को दे के जाएंगे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देंगे। तो माउंटबेटन प्लान। फिर उसके बाद 28 फेब को 1947 में पीएम एटली जो उस समय थे, उन्होंने घोषणा की, इसको बोलते हैं एटली डिक्लेरेशन या एटलीज अनाउंसमेंट, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ की पार्लियामेंट में, लोकसभा लोअर हाउस में की गई थी। उसने कहा कि हम माउंटबेटन को भेज रहे हैं वाइसराय, और हम इंडिया को, बाद में उन्होंने बोला था, हम आज़ाद कर देंगे जून 1948 में। और माउंटबेटन ने आके इंडिया में फिर एक माउंटबेटन प्लान पेश किया, जिसमें इस माउंटबेटन प्लान में ये लिखा गया, ये क्या था इसमें कि एक इंडिया अलग कंट्री बनेगा, पाकिस्तान अलग कंट्री बनेगा, और बाकी जो रियासतें हैं वो इंडिया के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो ये भी एक तरह से इंडिया को तोड़ने का ही प्रयास था। तो ज़्यादातर बहुत सारी स्टेट जो थी वो अलग कंट्री बनना चाहती, जैसे कुर्ग बिहार असम में है, ट्रवनाकोर JNK, जूनागढ़ हैदराबाद, तो इन 5-6 स्टेट्स में प्रॉब्लम थी। अल्टीमेटली 3 ऐसे कंट्रीज, रियासतें बची जो अलग कंट्री बनी। जम्मू कश्मीर अलग कंट्री बना, अलग डोमिनेंट बना, जूनागढ़ बना, हैदराबाद बना जो आजकल आंध्र प्रदेश और उसके मैसूर के कुछ एरियाज़ हैं, और इंडिया पाकिस्तान से 2 कंट्री थे बने थे। इस तरह से 5 एक टुकड़े हो गए थे इंडिया के। और लेकिन बाद में JNK आफ्टर इंडिपेंडेंस और जूनागढ़ हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया एक्सेशन ट्रीटी साइन करके, वो हम बाद में जानेंगे उनके बारे में। तो इस तरह से माउंटबेटन प्लान ने मॉडर्न जो हमारा जो मैप है ये रिकंसाइल किया, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, रेड क्लिफ लाइन जो थी खींची गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये सब इसी से हमारी पार्टीशन इसी प्लान के अकॉर्डिंग हुई। वैसे एटली की डिक्लेरेशन जो हुई थी वो ये थी कि हम इंडिया को जून 1948 में छोड़ेंगे, आज़ाद कर देंगे। और वेवल के बाद जब माउंटबेटन आ गए तो उन्होंने इसको अगस्त में, जुलाई में घोषणा कर दी थी हम इंडिया को छोड़ देंगे, और बड़े ही रातों रात छोड़ के भाग गए, जिसको हम बोलते हैं 15 अगस्त मिडनाइट या 14 अगस्त मिडनाइट। और हमें आज़ादी भी मिली, लेकिन यहाँ पे कत्लेआम दंगे भी हुए, और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया एक, जो कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, वो भी कलकत्ता में बहुत सारे राइट्स क्रिएट कर गया, हज़ारों लोग मर गए। तो इस तरह बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। वो एक्ट जो था, इस समय आज़ादी मिल गई, 2 कंट्री बन गई इंडिया पाकिस्तान, जो मैंने बताया, सारी पावर्स हमें ट्रांसफ़र दोनों डोमिनेंस को कर दी, और एक बाउंड्री कमीशन बैठा दिया, जिसको हम रेड क्लिफ कमीशन बोलते हैं, जो पंजाब बंगाल में बाउंड्री डिसाइड करके गया, या पूरे पाकिस्तान इंडिया की, और हमारे असम्बलीज़ को पावर दे दी, और ये यहाँ से चले गए। आज़ादी मिल गई थी, लेकिन साथ साथ एक टुकड़ा भी कट गया था, कत्लेआम भी हो गया था। तो ये एक तरीका, ये प्रोसेस हमने पढ़ा, कैसे पाकिस्तान बना, कैसे हम इस तरफ बढ़े, फाइन, और किस तरह से एक अपीज़मेंट पॉलिसी शुरू की मुसलमानों की, और अल्टीमेटली एंड पे वो एक पाकिस्तान क्रिएशन में कन्वर्ट हो गई। तो ये बड़ा ख़राब भी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का हमारे, जो इग्नोर भी नहीं कर सकते। और ये UPSC में, स्टेट गवर्नमेंट में या अदर एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हो। ये सारे जो पॉइंट जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह शुरू करते हो एंड तक आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान फॉर्मेशन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, PCS में भी एक बार मेंस में पूछा गया था पंजाब के, तो आप इस पर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने इसको पूरा अच्छे से ध्यान से समझा होगा। कोई डाउट्स है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम जल्दी ही एक और वीडियो के साथ फिर आपके साथ हम रूबरू होएंगे, फिर मिलेंगे। आप अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स है जो भी आप चाहते हैं उसमें लिखना, तो आप लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए,
और शेयर कीजिए, जो और भी लोग इसको देखना चाहते हैं उन तक उनको पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, डेट्स ऑल।